Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 6 World after 1945 bhai. In the fifth chapter we studied about the previous part of independence. मतलब हमने इंडिपेंडेंस के पहले का पार्ट हमने पढ़ा था कि भाई कैसे हमने इंडिपेंडेंस अचीव किया, क्या था आजाद हिंद फौज। अब ये जब समय चल रहा था वो समय पे, ठीक है, 1945 के बाद दुनिया में क्या हो रहा था, वो समय पे वर्ल्ड में क्या हो रहा था। देखो हमको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हमने जब चैप्टर 1 2 3 किया था तो हमको पता था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। ओके, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था भाई। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद दुनिया में क्या चेंजेस आए, वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए, ओके, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में वर्ल्ड आफ्टर 1945 बात करने वाले हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये चैप्टर क्या है। The pages of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. भाई इंडिया में और वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, पेजेस मतलब बहुत सारे किस्से हैं जहां पे बहुत सारी वॉर्स हमने लड़ी है। ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मॉडर्न वर्ल्ड में हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमने चैप्टर नंबर 1 2 3 में पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो भयंकर डिस्ट्रक्टिव वॉर हुए थे, ठीक है, वो मॉडर्न वर्ल्ड में याद रहेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था परमानेंट पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होने के कारण वो फॉलो नहीं हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 लग गया। फिर लोग जो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट लिया है, लोग जो वर्ल्ड वॉर 2 में थे वो समय पे थे, ठीक है, उनको हॉरर्स वर्ल्ड वॉर 2 के पता है। ओके, वंस अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के बाद ह्यूमन बींग्स ने प्रयास किया कि हम एक शांति और प्रोटेक्शन इंडिपेंडेंस का रखें। ठीक है, तो उन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट किया, यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश किया। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशंस। भाई सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर क्या होता है, चार्टर मतलब उसका क्या है, पॉलिसीज क्या है, टर्म्स, तो वो शुरू होता है सबसे पहले प्रियम्बल से। ओके, और वहां पे यूनाइटेड नेशंस के गोल्स आपको बताए गए हैं। ये पूरा जो यूनाइटेड नेशंस का रूल बुक है, आप रूल बुक बोल सकते हैं उसको, चार्टर, ठीक है, तो शुरू होता है वो प्रियम्बल से। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है प्रियम्बल से, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस चार्टर भी शुरू होता है प्रियम्बल से। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी वो चाहते हैं, जितने भी गोल्स उनके हैं, वो हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। There is a determination to save the future generation from the pangs of all destructive war. Here, emphasis has been laid on responsibilities born out of international laws and mutual understanding. तो भाई देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो भयानक भयानक वॉर हमने देखी है, वो वॉर से सारी फ्यूचर जनरेशन को अब बचाना है, कोई भी वॉर होने नहीं देनी है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है भाई फ्यूचर जनरेशन को बचाने का सारे डिस्ट्रक्टिव वॉर में से। यहाँ पे जो फोकस है वो कहाँ पे है भाई, इंटरनेशनल लॉज बनाने में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में, और ये सारी चीजों को एकदम जिम्मेदारी से फॉलो करने में यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है। पॉइंट नंबर 2, एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन डेवलपिंग टॉलरेंस म्यूचुअली सो दैट द होल वर्ल्ड डेवलप्स सोशली। तो फोकस और कहाँ पे लगा हुआ है भाई, फोकस और लगा हुआ है एक धीरज डेवलप करने में, टॉलरेंस डेवलप करने में, कि भाई हर एक रिलीजन, हर एक ऐसा इंसान जो अलग अलग कंट्री, हर एक इंसान साथ में रहे, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो सोशली डेवलप हो। पॉइंट नंबर 3 में क्या है भाई, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड with the intervention of United Nations, and human rights as well as basic freedom should be disseminated irrespective of caste, language, gender और religion. तो थर्ड पॉइंट जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के गोल हमको बताता है वो है, थर्ड पॉइंट क्या, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स वो सारे सॉल्व होने चाहिए। कैसे, यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन से, यूनाइटेड नेशंस की हेल्प लेके सॉल्व करने चाहिए, और ह्यूमन राइट्स और बेसिक फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, सब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको बेसिक फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स मिलनी ही चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, लास्टली अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे लास्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है,
कि भाई सारे जितने भी नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए कोऑपरेट वो करे, ठीक है, कोऑपरेशन उनका दे। Thus, United Nations concludes the dismissal of war and constant urge for peace is the main objective of United Nations। तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो हमको क्लियरली बताता है कि भाई वॉर हमको डिसमिस करनी है, वॉर हमको करनी ही नहीं है, और कांस्टेंट शांति मेंटेन रखनी है। यही है यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव। अब 1945 के बाद कोल्ड वॉर हुआ था, उसके रीजंस क्या थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब मैंने आपको बताया था जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने किया था, उसके बाद दो अलग अलग ग्रुप बट गए थे, एक रशिया और एक अमेरिका, ठीक है, और उनके बीच में हुआ था कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर जंग नहीं होता है, लेकिन ये जो होता है वो बातों की लड़ाई होती है, ठीक है। दो World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as superpowers, taking the place of England and France। वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका और रशिया ये दोनों सुपर पावर्स के रूप में 1945 के बाद अपनी प्लेस ले ली थी, ठीक है। पहले इंग्लैंड और फ्रांस था, लेकिन अब अमेरिका और रशिया सुपर पावर्स बन गए थे। इन वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका सब एक साथ थे। जंग के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका ये सब साथ थे। लेकिन रशिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी, मतलब रशिया तो कम्युनिज्म था ना रशिया के अंदर, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी उसकी वजह से हो गए डिफरेंसेस, ठीक है। अमेरिका और इंग्लैंड सेपरेट हो गए क्योंकि वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखते हैं। इंग्लैंड जो है मोनार्की है, अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक है, और रशिया जो है वो कम्युनिज्म। तो उनका जो थिंकिंग पॉलिसीज, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज होता था रशिया का, वो बन जाता था बड़ा डिफरेंस, ठीक है। वो सोच अलग होती थी, रशियंस की सोच अलग होती थी अमेरिकन और इंग्लैंड से। A strong competition between the two superpowers, that is America and Russia, to establish supremacy over the world emerged after Second World War। Second World War के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जनरेट हो गया कि भाई कौन बड़ा है, अमेरिका है या रशिया है। तो ये प्रूव करने के लिए दोनों आमने सामने आ गए थे कंपटीशन के अंदर। भाई पावर दो पोल्स में डिवाइड हो गया था, दो पोल में, एक अमेरिका और एक रशिया पोल माना जाता है उनको, ठीक है। तो दो जगह पे सेंट्रलाइज हो गया था पावर, या तो अमेरिका या तो रशिया पावरफुल। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। गिव रीजन आ सकता है, द टाइम पीरियड ऑफ 1945 टू 1962 इज कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। गिव रीजन, ठीक है। गिव रीजन में आपको ये आंसर लिखना है पहली लाइन से बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तक, ठीक है। तो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो समय था, वो समय अमेरिका और रशिया के लिए भयानक समय था। मतलब वो आमने सामने आ गए थे, कंपटीशन में उतर गए थे, और एकदम दोनों पावर ब्लॉक्स, ब्लॉक्स बोला जाता है, पावर ब्लॉक्स, जो दोनों पावर ब्लॉक्स थे अमेरिका और रशिया, ठीक है, उनके बीच में भयंकर टेंशन हो गया था, भयंकर एकदम ऐसी स्थिति आ गई थी कि यार वापस से ये जंग होगा। तो ऐसी जब ये स्थिति आ गई थी, ये समय को बोला जाता है कोल्ड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर फेज, ठीक है, कोल्ड वॉर फेज बोला जाता है उसको। कई समय पे ये दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ गए थे लड़ाई में, मतलब लड़ाई नहीं हुई थी लेकिन वो आमने सामने आ गए थे। There was a basic change in relations among powerful nations of the world after the world war। तो एक देखो, जो पावरफुल नेशंस थे ना पूरी दुनिया के अंदर, उनके रिलेशंस में एक बेसिक चेंज आ गया था वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका और सोवियत यूनियन, रशिया को पहले सोवियत यूनियन बोला जाता था, अमेरिका और सोवियत यूनियन मिल के जब नाजी जर्मनी और फैसिस्ट इटली के सामने लड़े थे, एक टाइम वो दोनों एक साथ थे, वो एक साथ होके नाजी जर्मनी और फैसिस्ट इटली के सामने लड़े थे, ठीक है। वो दोनों बन गए थे राइवल्स, वो दोनों बन गए थे दुश्मन, ठीक है। अब दोनों पावर ब्लॉक्स थे, तो मिलिट्री पावर्स ये सारी वहां पे डेवलप होने लगी थी। कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस भले ही वो जीत गए थे, लेकिन ग्रेट पावर्स होने का जो स्टेटस था, ठीक है, वो खो बैठे थे, क्योंकि ये जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ था, ठीक है। और जंग का जो मतलब खत्म हो गया था, मतलब पूरा इंग्लैंड और फ्रांस, इतना खर्चा हो गया था, इतना बर्बाद हो गए थे वो। तो वो सुपर पावर के रूप में से तो निकल गए थे, वो जीत तो गए थे, लेकिन सुपर पावर के जो पोजीशन था उसमें से वो निकल गए थे।
इंपीरियलिज्म भी एंड हो गया था। इंपीरियलिज्म मतलब राजाशाही भी वो टाइम खत्म हो गई थी। जर्मनी, इटली, जापान जंग तो हार ही गए थे, लेकिन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री सब चीज में वो बर्बाद हो गए थे। इकोनॉमिकली बर्बाद हो गए थे, पॉलिटिकली भी उसमें अव्यवस्था हो गई थी, और मिलिट्री में भी वो बहुत नुकसान हुआ था। तो ये तीनों कंट्रीज का तो नाम ही मत करिए, ये तीनों कंट्रीज की थी हालत ही खराब हो गई थी। आफ्टर द वॉर सोवियत यूनियन जो रशिया है, उन्होंने जर्मनी के ईस्टर्न एरियाज को कैप्चर कर लिया था। ईस्टर्न मतलब आपके राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो रशिया ने राइट हैंड साइड वाला एरिया कैप्चर कर लिया था, और ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, बाल्टिक स्टेट्स, ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज को रशिया ने अपने अंदर ले लिया था। लेटर ऑन वो जो जगह उन्होंने कैप्चर की थी, जैसे ऑस्ट्रिया है, अल्बानिया है, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये सारी जगहों पे वो जहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, उनको वो सारी चीजें सौंप दी गई। मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी है तो ऑब्वियसली रशिया को सपोर्ट करेंगी, अमेरिका को नहीं करेंगी। अमेरिका तो डेमोक्रेटिक है, रशिया को सपोर्ट करेंगी, तो इसी वजह से वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको वो कंट्री सौंप दी गई। ठीक है, उन्होंने इसलिए किया कि मतलब वो उनका दबदबा बनाए रहे, ये सारी कंट्रीज के ऊपर उनका दबदबा बना रहे। ड्यूरिंग 1949 उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, तो सोवियत यूनियन अब डायरेक्टली अमेरिका के जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके सामने अब टसल में उतर गया था। 1945 में जापान के ऊपर अमेरिका ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, ठीक है। तो तब अमेरिका ने प्रूव कर दिया था कि अब हम न्यूक्लियर पावर में सबसे बड़े हैं, मोनोपोली है हमारे पास न्यूक्लियर पावर की। लेकिन जब 1949 में रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, तो अब वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्स को, ठीक है। मीनवाइल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, फिर और सारी छोटी मोटी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलने लगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। ब्रिटेन के फोर्स, अमेरिकन फोर्स, वहां पे जितने भी फोर्सेस थे, वो फोर्सेस वहां पे मदद कर रहे थे डेमोक्रेटिक डेवलप करने में, कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाइए, आप कम्युनिस्ट मत बनाइए, डेमोक्रेटिक बनाइए। अब क्या हो जाएगा, वो कम्युनिस्ट बना रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक बना रहे हैं, तो वर्ल्ड was distributed among army groups. One of the most important aspects of the conflict of ideology was mutual distrust and sense of doubt on the intention of the rival group. तो ये झगड़ा, ये जो कोल्ड वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कि भाई म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, एक दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था उनको, डाउट था कि वो सामने वाला जो दुश्मनी ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। Owing to fear born out of mutual distrust and doubts, both the power established their own military bases. तब ये विश्वास ना होने से, अविश्वास होने से एक दूसरे पे, और डाउट्स होने के कारण दोनों राइवल्स ने, दोनों रशिया और अमेरिका दोनों ने अपने अलग अलग कंट्रीज जो हैं वहां पे मिलिट्री बेसेस लगाए, मिलिट्री के बेसेस लगाए। Led and inspired by America, Western democratic countries on the North Atlantic Ocean established a military organization, NATO, North Atlantic Treaty Organization, in April 1949. तो अमेरिका से इंस्पायर होके जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जितने भी कंट्रीज थे ना, वहां पे उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो इकट्ठा हो गए, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पूरे ग्रुप था वो। अप्रैल 1949 में ये चीज हुई कि नेटो हुआ, नेटो डेवलप हुआ। अब साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज को, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं उनको सोवियत यूनियन की कम्युनिज्म से बचाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1949 में, जिसका नाम था सीटो, साउथ ईस्टर्न एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीटो। अब अमेरिका और इंग्लैंड ये दोनों ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक नेटो और सीटो, ठीक है। एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल एशिया मतलब कौन सा पार्ट, दुबई, तेहरान, जो भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज, राइट। तो वहां पे एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया सेंटो करके, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लैंड के लीडरशिप के अंदर।
यहाँ पे बहुत सारे अरब कंट्रीज जो थे उन्होंने सेंटो को ज्वाइन किया और उसके बाद अमेरिका ने उसकी लीडरशिप ले ली। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि नेटो, सीटो और सेंटो ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस रशिया के कम्युनिज्म से बचाने के लिए अमेरिका ने बनाए कि भाई ये सारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसमें कम्युनिज्म ट्राई करना चाहते हैं, कम्युनिज्म को आप बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ओके, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए भाई उसकी बात करते हैं हम। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशन, एप्लीकेशन। ठीक है, आर्मामेंट मतलब अपने वेपन्स बढ़ाना, डिसआर्मामेंट मतलब वेपन्स कम करना, ओके, मिलिट्री कम करना। चलिए, द कोल्ड वॉर विच वाज मेंट फॉर डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड गेव राइज टू फियर्स कंपटीशन अमंग सुपर पावर्स। तो ये जो कोल्ड वॉर था, पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस करने वाली बात जो थी, अमेरिका और रशिया के बीच में जो टसल हो गई थी, उसमें से एक फियर्स कंपटीशन निकली दोनों सुपर पावर्स के बीच में, भयानक कंपटीशन। एंड फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस आर्मामेंट रेस वाज गिवन हाई प्रायोरिटी। तो ये डोमिनेंस करने के लिए, एकदम दबदबा बनाए रखने के लिए आर्मामेंट को प्रायोरिटी दी गई। आर्मामेंट मतलब वो अपने जंगी जहाज, एरोप्लेन, प्लेन्स, ठीक है, वो मिलिट्री, ये सारी चीजों को बढ़ा रहे थे। अमेरिका ने सबसे पहली बार एटम बॉम्ब यूज किया था दो सिटीज के ऊपर जापान के, जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी 1945। तो ये दिस पे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमसी। तो अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि वो सुप्रीम है, वो एकदम ऊपर है। नेक्स्ट 4 सालों में सोवियत यूनियन ने भी एटम बॉम्ब बनाया और न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। तो अब एक पावर बैलेंस आ गया था ये दोनों सुपर पावर्स के बीच में। अमेरिका ने कम्युनिस्ट क्यूबा जो था, ठीक है, वहां पे ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया। जो क्यूबा था ना, वो कम्युनिस्ट था। अमेरिका के एग्जैक्ट नीचे जो हवाईयन आइलैंड्स हैं, वहां पे है क्यूबा। और ये क्यूबा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाला था, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, तो अब अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया था। अब ये है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट को बचाने के लिए कौन आएगा? सोवियत यूनियन आएगा ऑब्वियसली। तो अमेरिका के अटैक से, मतलब अमेरिका अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन पॉसिबल अगर होता अटैक, तो उसको बचाने के लिए, क्यूबा को डिफेंड करने के लिए सोवियत यूनियन ने भर भर के शिप्स के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरेबियन सी में भेज दिए। वहां पे जो सी है, वहां पे भर भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स, शिप भर भर के उसने भेजे क्यूबा के पास। अब दोनों सुपर पावर एक दूसरे को डरा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन से। वर्ल्ड ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर के कगार पे था। फाइनली अमेरिका और सोवियत यूनियन के दोनों लीडर्स ने हॉटलाइन पे सबसे पहली बार बात करी। हॉटलाइन मतलब एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, उन्होंने सबसे पहली बार बात करी। सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वो शिप्स को विड्रॉ कर लेंगे, और अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा की तरफ उन्होंने भेजे, मतलब रखे हैं, ठीक है, क्यूबा की तरफ वो दिशा में रखे हुए थे, उन्होंने वो बंद करने का डिसाइड किया। तो पूरा एपिसोड जो क्यूबा के साथ हुआ, उसको बोला है क्यूबन क्राइसिस। तो ये गिव रीजंस में आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, कि भाई क्यूबन क्राइसिस एक्सप्लेन करें। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, अमेरिका डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड से लेके क्यूबन क्राइसिस वाला ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। यहाँ पे दोनों सुपर पावर्स के बीच में कम्युनिकेशन शुरू हुआ। ये इंसिडेंट जो है वो धीरे धीरे शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, और न्यूक्लियर वेपन्स का डिसआर्मामेंट होने लगा। तो मतलब अब न्यूक्लियर वेपन्स कम होने लगे। तो ये एंटायर क्यूबन क्राइसिस जो है, वो हम बोल सकते हैं कि भाई कोल्ड वॉर खत्म होने के लिए जाना जाता है, कि क्यूबन क्राइसिस के बाद कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोडक्शन पे कंट्रोल करने की बात की और अग्री हुए कि हम कंट्रोल करेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट पे कंट्रोल करेंगे, प्रोलिफरेशन, फैलाना, बढ़ाना, उस पे कंट्रोल करेंगे। इस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन नहीं करना है, पार्शियल लिमिट में करना है। ओके, फ्रांस ऑफ कोर्स उसने साइन नहीं किया ये ट्रीटी को। चाइना ने भी 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया और ये ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। ये ट्रीटी जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में आपको न्यूक्लियर टेस्ट करने से बैन करती है, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में आपको टेस्ट नहीं करना है। ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट चाइना जो है, उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के
4 परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने अग्री किया। ओके, कम्युनिस्ट चाइना जो है वो नहीं माना। समझ में आ रहा है भाई? न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स के अलावा सुपर पावर्स ने ये भी डिक्लेयर किया कि मतलब उन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए हैं, केमिकल वेपन्स बनाए, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस। तो वो एक बायोलॉजिकल वेपन माना जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन है जो चाइना ने डेवलप किया था। ठीक है, these weapons of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth। तो घर बार या जमीन इसको बर्बाद करे बिना लाखों लोगों को वो मार सकते हैं। मिलियंस मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो लाखों लोगों को वो मार सकते हैं। ऐसे वेपन्स उन्होंने बनाए हैं। पीपल वुड डाई मिजरेबली व्हाइल सफरिंग वेरियस डिजीजेस बिकॉज ऑफ द लीथल वेपन्स। तो ये भयानक भयानक वेपन्स की वजह से लोग ऐसे डिजीज में से पसार होके मर जाएंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से ये हो रहा है। देखो कितने सारे लोग मर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसी कोई जगह नहीं है जो मतलब जहां पे कोरोना वायरस पहुंचा नहीं है या कोरोना वायरस पाया नहीं जाता या हुआ नहीं है। तो मतलब ये जो है वो एक बायोलॉजिकल वेपन ही माना गया है चाइना का। ड्यूरिंग दिस डिकेड बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे चेंजेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुए। देखो कई सारे रीजंस हैं। कोल्ड वॉर जो है सुपर पावर्स के बीच में वो खत्म हुआ। न्यूक्लियर बैन ट्रीटी भी बहुत ही हेल्प किया है। इंडिया ने तो वेलकम किया है ये ट्रीटी को। ठीक है, वो हमेशा से ही शांति के लिए आगे बढ़ा है इंडिया। ओके, इट वाज ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ डिसआर्मामेंट। तो वो नहीं करना है, जंग नहीं करनी है, आपको वेपन्स नहीं बनाने हैं। वर्ल्ड हमेशा खतरे में रहेगा अंटिल लीथल वेपन, जो भयानक खतरनाक वेपन्स हैं, ठीक है, उसका डिसआर्मामेंट ना हो, तब तक वर्ल्ड हमेशा खतरे में रहेगा। अब देखो 1947 में इंडिया ने तो अचीव किया था इंडिपेंडेंस। वो समय पे ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस अचीव किया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एशिया वाले कंट्रीज की। तो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया। देखो इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडिया ने 1947 में अपना इंडिपेंडेंस अचीव किया। ब्रिटेन की जो पॉलिसी ना, डिवाइड एंड रूल, उसकी वजह से हमारा कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसका इंडिया और पाकिस्तान बन गया। अब सेम वे ब्रिटिशर्स के सामने कंटिन्यू स्ट्रगल करने के बाद श्रीलंका म्यांमार को भी इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिशर्स से। श्रीलंका और म्यांमार फ्री हो गए। इंडोनेशिया के केस में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1949 में इंडोनेशिया फ्री हो गया था। एशियन कंट्रीज जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इनको भी वो समय पे इंडिपेंडेंस मिला। तो मतलब श्रीलंका और म्यांमार को इंडिपेंडेंस 1948 में मिला और इंडिपेंडेंस मिला इंडोनेशिया को 1949 में। और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, उनको भी इंडिपेंडेंस मिला ये समय में। अफ्रीका की बात करें तो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक जो अफ्रीका के जो एनस्लेव्ड नेशंस थे, एनस्लेव्ड का मतलब होता है कि भाई वो नौकर के जैसे ट्रीट किए जाते थे ना अफ्रीका में। अफ्रीका में जो नेशंस है वो नौकर के जैसे ट्रीट किए जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एब्सीनिया, जिसका नाम है अभी इथोपिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये लोग इंडिपेंडेंट हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फ्रीडम स्ट्रगल जो एशियन कंट्रीज में उन्होंने देखा, उससे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज इंस्पायर हुए थे। 16 वर्षों के अंदर अंदर बहुत सारे 40 छोटे बड़े कंट्रीज अफ्रीका के अंदर फ्री हुए। 1951 से 1966 के बीच में अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज फ्री हुए। वो कंट्रीज जो अफ्रीका के ऊपर दबदबा बना के रखे थे, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे, राजाशाही वाले कंट्रीज थे, ठीक है, उन्होंने वो कंट्रीज जो है वो छोड़ दी, इंडिपेंडेंस उनको दे दिया। तो मतलब वो कंट्रीज जो फ्री होना चाहते थे, वो कंट्रीज जो ऐसे कंट्रीज से छूटना चाहते थे, ऐसे दबदबे से बचना चाहते थे, ठीक है, वो कंट्रीज ने सुपर पावर को ज्वाइन कर लिया या तो मिलिट्री रिसोर्सेज यूज करके फ्रीडम अचीव किया। तो प्रयास बहुत किए उन्होंने अचीव करने के और फिर उनको फ्रीडम मिला। तो वो सुपर पावर को ज्वाइन कर लेते। जैसे अमेरिका है, ठीक है, तो मान लो कि उसके ऊपर जर्मनी राज कर रहा है, तो अमेरिका के साथ ज्वाइन होके उन्होंने जर्मनी से फ्रीडम अचीव किया। ऐसा बहुत सारे कंट्रीज ने किया और मिलिट्री पावर यूज करके भी उनको फ्रीडम मिला। ठीक है, अब नॉन अलाइंड मूवमेंट
हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। देखो कुछ कंट्रीज ने ऐसा डिसाइड किया कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ रहेंगे नहीं, किसी भी सुपर पावर के साथ रहेंगे नहीं, ठीक है, वो दोनों सुपर पावर से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। ऐसे कंट्रीज को बोला जाता है नॉन अलाइंड नेशंस, और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी उनको बोलता है नॉन अलाइंड पॉलिसी, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ये नॉन अलाइंड पॉलिसी में। जो न्यूट्रल नेशंस थे, जो कोई भी साइड नहीं रहना चाहते थे कोल्ड वॉर के समय पे, ठीक है, उन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी अडॉप्ट की कि भाई हमको ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए, हमको ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए, हमको एक हम एग्जिस्ट करना चाहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम चाहिए नहीं, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, पहला प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंडोनेशियन के पहले प्रेसिडेंट सुकार्नो, इजिप्ट के दूसरे प्रेसिडेंट गामाल अब्देल नसेर, घाना के पहले प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुमा, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉज टीटो, ये सारे लोगों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट पे सपोर्ट दिया था, ठीक है। ये नॉन अलाइंड काउंसिल के अंदर 23 अलग अलग कंट्रीज थे एशिया के, और 6 कंट्रीज थे अफ्रीका के। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, और इसको नॉन अलाइंड मूवमेंट बोला जाता था, नाम NAM। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर ये सारी पॉलिसीज बनाई गई नॉन अलाइंड मूवमेंट की, और वैल्यूएबल लीडरशिप में नेहरू, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही वैल्यूएबल लीडरशिप दी थी ये सारी चीजों को, कि भाई ये मूवमेंट जो है वो इटसेल्फ, जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट नेशंस हैं, जो एक्सप्लॉइट किए गए हैं, जो मार्जिनलाइज्ड किए गए हैं, जिनको मतलब तोड़ दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, जो ऐसे पुअरेस्ट नेशंस हैं, ठीक है, सुपर पावर्स को हम अपोज नहीं कर रहे हैं। हम एक अलग वर्ल्ड बना रहे हैं जहां पे हमको एक रीअलाइन करना है, हमको एक नया वेस्टर्न हेगेमोनी और नियो कॉलोनिज्म हमको ज्वाइन करना नहीं है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म हमको चाहिए नहीं, वेस्टर्न हेगेमोनी नहीं चाहिए, हमको फॉरेन ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए, हमको इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं चाहिए, हमको चाहिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमको और कुछ लफड़ा चाहिए नहीं, ठीक है। तो वो नहीं कुछ करना चाहते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं, वो एक साथ मिलना चाहते हैं, वो अलग अलग नहीं होना चाहते। तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी और सोशल इनजस्टिस से लड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। मतलब वो कोई जंग में पार्ट ही नहीं लेना चाहते हैं, हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ओके। हमको सॉल्यूशन चाहिए हमारे अंडर डेवलपमेंट का, हमारे पॉवर्टी का, सोशल इनजस्टिस का, हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, और हमको शांति और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। आज कई सारे कंट्रीज नॉन अलाइंड मूवमेंट में ज्वाइंट हो गए हैं। यूनियन हुआ था कोलालमपुर में 13 मई 2003 में, मीटिंग हुई थी। 40 सालों में इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। सोवियत यूनियन का टूट जाना, रशिया की पावर का कम हो जाना, अमेरिका सुपर पावर की तरह डेवलप होना, फिर इंपीरियलिस्ट जो पॉलिसीज थी वो बंद हो जाना बहुत सारी कंट्रीज में। इसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट ने बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया है। देखो नॉन अलाइंड जो कंट्रीज थे, अपने नॉन अलाइंड पॉलिसीज के साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। सक्सेसफुल था ये नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, वर्ल्ड पीस के लिए, वॉर्स को रोकने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, और नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए, और सुपर पावर्स को एक डिसआर्मामेंट का एटीट्यूड दिखाने के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट बहुत ही ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समय का, ठीक है, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज को लीड किया, यहाँ पे रूल्स बनाए, फ्रेम करे, और बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट उन्होंने जनरेट किया, जहां पे बताया कि हमारी कंट्रीज जो है वो पीस चाहती है, शांति चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, झगड़ा चाहती नहीं है, ठीक है। तो वो सुपर पावर से अलग हो गए। चले भाई, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम पेज नंबर 41, पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से, ओके। एक बार ये चैप्टर रीड कर दीजिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।